पिछली क्लास में हमने जो है महात्मा गांधी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन तक का पार्ट को कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम असहयोग आंदोलन के पार्ट को कवर करेंगे और असहयोग आंदोलन कैसे हुआ, उसकी वापसी कैसे हुई, उसके बाद गिरफ्तारी क्या क्या हुई, ये पार्ट हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। इस पार्ट से जो है अधिकतर पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये पार्ट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। इसके अलावा एक चीज मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि जब पिछली क्लास में हमने पढ़ा था गांधी जी का जब प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था, तो उसमें जो है हमने जो भी डाटा लिए थे मैंने पंडित सुंदरलाल शर्मा की बुक से लिए थे, जो कि हिंदी ग्रंथ एकेडमी के द्वारा प्रकाशित है। तो यहाँ पर उस बुक में जो गांधी जी का विवरण दिया गया उनकी यात्रा का, उसके हिसाब से मैंने पढ़ाया था। बहुत सी हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक में जो है वो लिखा है गांधी जी 20 दिसंबर को रायपुर पहुंचे, 21 दिसंबर को जो है वो धमतरी गए और जो है उसके बाद जो है 21 दिसंबर को ही वो रायपुर वापस आ गए। लेकिन जो पंडित सुंदरलाल शर्मा की बुक है उसमें ये लिखा है 20 दिसंबर को रायपुर पहुंचे, 21 दिसंबर को जो है वो पहुंचे धमतरी और 21 दिसंबर की रात को नारायणराव मेघावले के घर में रुके और 22 दिसंबर को रायपुर है, जहां पे आनंद समाज वाचनालय में उन्होंने जनता को संबोधित किया, महिलाओं को। तो वो विवरण जो है मैंने पंडित सुंदरलाल शर्मा की बुक से बताया। लेकिन जो है अधिकतर हिंदी ग्रंथ एकेडमी की और भी बुक है उसमें वो 20 और 21 तारीख का ही डेट लिखा है कि 21 तारीख को गांधी जी धमतरी से रायपुर वापस आ गए थे। और जो जनमन पत्रिका है जो गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में प्रकाशित हुई है, उसमें भी यही बताया गया कि 21 दिसंबर को ही गांधी जी धमतरी से जो है वो रायपुर आ गए थे। तो आप जो है उसको सुधार कर वही लिख लीजिएगा कि 21 दिसंबर को ही धमतरी आ गए थे, धमतरी से रायपुर आ गए थे, ताकि अगर कुछ कभी प्रॉब्लम होती है तो हम उसकी आपत्ति लगा सके जनमन पत्रिका के आधार पर, जो सीजी गवर्नमेंट के द्वारा ही हाल ही में प्रकाशित हो रही है। तो आप उसको कर लीजिएगा कि 20 दिसंबर को 1920 को गांधी जी रायपुर आए, 21 दिसंबर को धमतरी पहुंचे, बाकी कार्यक्रम वही रहेंगे। बस जो हमने लिखा था 22 दिसंबर को उन्होंने रायपुर में संबोधित किया, उसको 21 दिसंबर कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी हिंदी ग्रंथ एकेडमी की 2-3 बुक में जो है वो लिखा भी हुआ है कि गांधी जी 22 दिसंबर को रायपुर आए थे और 2-3 बुक में लिखा है 21 दिसंबर को ही रायपुर आ गए थे और जनमन पत्रिका में भी 21 ही लिखा है, तो इसलिए उसको सुधार के 21 दिसंबर ही कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी जो है अगर ऑप्शन में कभी आ जा रहा है 20 से 22 दिसंबर 1920 और 20 से 21 ऑप्शन में नहीं आ रहा था, 20 से 22 को लेकर तब चल सकते हैं। उसका भी पंडित सुंदरलाल शर्मा की बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि क्लियर है। तो वो ऑप्शन के हिसाब से आप बनाइएगा कैसा है, क्योंकि अगर 20 और 21 वाले ही ऑप्शन में आ रहा था, 20-21 को लेकर चले गए, क्योंकि जनमन पत्रिका में वो लिखा है। तो चलिए आज की क्लास हम चालू करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं किसान मजदूर सभा राजिम। ठीक है। किसान मजदूर सभा राजिम जो है वो फरवरी 1920 में राजिम में हुई थी। एक्चुअल में राजिम में जैसे कि आपको पता है माघ पूर्णिमा में जो है मेला लगता है, लगभग 1 महीने का जो मेला होता है माघ पूर्णिमा में राजिम में जो लगता है, तो इसका फायदा उठाने की कोशिश की हमारे जो जितने भी नेता थे धमतरी के आसपास के क्षेत्र के, जैसे हमारे हो गए सुंदरलाल शर्मा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव हो गए, ठीक है, माधवराव सप्रे हो गए, रविशंकर शुक्ल हो गए, इनके द्वारा क्या किया गया कि ना जो इस माघ पूर्णिमा में, क्योंकि जनता तो आएगी ही, तो जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने के लिए यहाँ पर इन्होंने एक योजना बनाई कि इस एक सभा का आयोजन करते हैं। यहाँ पर इस सभा में जो है किसानों को भी बुलाते हैं, मजदूरों को भी बुलाते हैं और जितने माल गुजार हैं उनको भी बुलाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की जो राजस्व नीतियां चल रही थी उस समय, उससे किसानों, मजदूरों और माल गुजारों के मध्य मतभेद की स्थिति पैदा हो रही थी। तो वो तीनों आपस में मिलकर काम करे, क्योंकि माल गुजार का जमीन में मालिकाना हक होता था और किसान जो है माल गुजार के अंडर ही रहकर काम करते थे और माल गुजार को टैक्स पटाना पड़ता था ब्रिटिश सरकार को। तो ब्रिटिश सरकार जो राजस्व नीति चलाती थी उससे माल गुजार और जो किसान मजदूर थे उनके मध्य मतभेद हो रहे थे। तो वो सबको एक करके राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित करने के लिए जो है ये सभा की गई, किसान मजदूर सभा राजिम में। तो इसके प्रमुख थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल और विष्णुदत्त शुक्ल। तो विष्णुदत्त शुक्ल जो ये सभा बनी थी किसान मजदूर सभा, उसके सभापति थे विष्णुदत्त शुक्ल। क्लियर है। तो विष्णुदत्त शुक्ल इसके सभापति थे, लेकिन इसका आयोजन कराने में पंडित सुंदरलाल शर्मा, माधवराव सप्रे, रविशंकर शुक्ल इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका उद्देश्य क्या था? माल गुजार व किसानों के मध्य मेलजोल बढ़ाना, जैसे कि मैंने बताया,
उनके अधिकारों की रक्षा करना, जो माल गुजार के अधिकार है, जो किसानों के अधिकार है, उनकी रक्षा करना। तीसरा है कानूनी अत्याचारों से बचने का प्रयत्न करना, यानी जो गलत राजस्व नीतियां चल रही उनके ऊपर कानूनी अत्याचार हो रहे हैं, उनसे बचने का प्रयत्न करना के लिए मतलब रणनीति बनाना इस सभा का प्रमुख उद्देश्य था। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है किसान मजदूर सभा राजिम में या किसान मजदूर सभा का आयोजन फरवरी 1920 में कहा किया गया था? तो राजिम में किया गया था। अगला हम देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया गांधी जी आए थे, ठीक है, प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा में। उसके बाद वो चले गए कहा? नागपुर। तो नागपुर में क्योंकि कांग्रेस का अगला अधिवेशन होने वाला था, इसलिए वो नागपुर चले गए, ठीक है। तो इस अवधि में क्या होता है? सितंबर 1920, हम थोड़े से रिवाइंड करते हैं। सितंबर 1920 में जो है कलकत्ता में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में ये डिसाइड हो जाता है कि जो है मुख्य रूप से आप बोल लीजिए कि जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। और वहां पर जो है ये तय किया जाता है कि जो अगला अधिवेशन नागपुर में होगा, वहां पर जो है इस कार्यक्रम की रणनीति तय की जाएगी कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या प्रोग्राम किए जाएंगे, क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे, ये फिक्स हो जाता है। अब यहाँ पर जो है कि सितंबर से जो दिसंबर के बीच की अवधि है, तो नागपुर में अगर कांग्रेस का अधिवेशन होना था तो कांग्रेस अधिवेशन के लिए जो है पैसों की आवश्यकता होती थी। इतने लोगों को इकट्ठा करना, वहां पर उनके खाने की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना, तो इसके लिए जो है नागपुर में अगला अधिवेशन होना था। तो इस अधिवेशन, क्योंकि पता था एक बड़ा अधिवेशन होने वाला है, क्योंकि असहयोग आंदोलन से संबंधित रणनीति तय होगी, बहुत से लोग आएंगे, तो इसके लिए जो है पैसों की आवश्यकता थी। इसी के लिए जो है इस नागपुर अधिवेशन के जो स्वागताध्यक्ष बनाए गए थे जमुनालाल बजाज, वो जो है इस अवसर पर जो है अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं और वो उस क्षेत्र में जाकर जो है नागपुर अधिवेशन के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। तो नागपुर अधिवेशन के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए बैरिस्टर अभ्यंकर, जो कि नागपुर के रहने वाले थे, और जमुनालाल बजाज जो है वो छत्तीसगढ़ भी आते हैं नागपुर अधिवेशन के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए। तो उनका एक सम्मेलन रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सब जगह की यात्रा करते हैं चंदा इकट्ठा करने के लिए, लेकिन उनकी एक सभा का आयोजन किया जाता है बिलासपुर में। तो बिलासपुर में खपरगंज स्कूल में, बिलासपुर में खपरगंज स्कूल में जो है एक आम सभा होती है, जिसमें जो है नागपुर अधिवेशन के लिए चंदा मांगा जाता है। इस सभा में प्रमुख रहते हैं ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल माधवराव सप्रे, जो इस सभा में शामिल होते हैं, और साथ ही साथ बैरिस्टर अभ्यंकर और जमुनालाल बजाज भी यहाँ पर अपना संबोधन देते हैं और लोगों को असहयोग आंदोलन जो चालू होने वाला है उसकी रणनीति के लिए बताते हैं कि नागपुर अधिवेशन में कार्यक्रम तय होगा, आपको उस हिसाब से असहयोग आंदोलन करना है, तो उस अधिवेशन के लिए हमको चंदा चाहिए, तो वो चंदा जमा करने के लिए वहां पर सभा करते हैं। तो यहाँ पर जो है इनकी सभा से प्रभावित होकर जो है मुख्य रूप से मुरलीधर मिश्र, उस स्कूल के एक स्टूडेंट रहते हैं मुरलीधर मिश्र, वो क्या करते हैं अपना जो पढ़ाई से 9 रुपए बचाए रहते हैं, पढ़ाई के जो उनका खर्चा है, उनको जो पढ़ाई करने के लिए पैसे मिलते थे उसमें से 9 रुपए बचाए रहते हैं। तो वो 9 रुपए जो है वो अपना यहाँ पर वो इस नागपुर अधिवेशन के चंदे के रूप में दे देते हैं। और एक वहां पर जो रहता है एक फकीर व्यक्ति रहता है, जो पूरा मतलब आप समझ लीजिए उसका जो दिन भर की कमाई रहती केवल 1 आना उस समय रहती है, तो वो 1 आना जो है वो इस चंदे में दे देता है, ठीक है। यानी आप बोल लीजिए नागपुर अधिवेशन को प्रारंभ करने के लिए या वहां की व्यवस्था करने के लिए आप राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव देखिए कितना फैल चुका था कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, वो अपनी पॉकेट मनी से पैसा दे रहे हैं, जो फकीर आदमी जिसका के पास खुद खाने के लिए नहीं है, वो भी जो है अपनी जितनी उसकी आय पूरे दिन में होती थी वो पूरा दे देता है। यहाँ पर बिलासपुर के खपरगंज स्कूल में जो सभा होती है असहयोग आंदोलन के चंदे के लिए, वो यहाँ पर उसको दे देता है। तो आपको याद रखना है खपरगंज स्कूल में बैरिस्टर अभ्यंकर जमुनालाल बजाज आए थे, उन्होंने भाषण दिया था जिसमें प्रमुख भूमिका ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल माधवराव सप्रे ने निभाई थी। मुरलीधर मिश्र नामक बच्चे ने जो है वहां पर अपनी पॉकेट मनी दी थी, 9 रुपए का जो उसका बचा था पढ़ाई से वो दिया था, और जो फकीर व्यक्ति था उसने 1 आना जो उसके दिन की कमाई थी वो दी थी। अब यहाँ पर क्या होता है, कांग्रेस का क्योंकि अधिवेशन नागपुर में हो रहा है, तो नागपुर में 26 दिसंबर 1920 को कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हो जाता है। और इसमें जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो करते हैं विजय राघवाचार्य, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, जबकि स्वागताध्यक्ष जो रहते हैं वो जमुनालाल बजाज रहते हैं। इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ से बहुत लोग जाते हैं,
केवल नाम मैं बता रहा हूं, मतलब जो फेमस नाम है, बाकी जाते तो बहुत लोग हैं और भी फेमस नाम है, ये कभी पेपर में पूछा नहीं जाएगा कि कौन कौन शामिल हुए, केवल हम अपनी जानकारी के लिए बता रहे हैं। सीएम ठक्कर, पंडित सुंदरलाल शर्मा, वामन राव लाखे, रविशंकर शुक्ल, दाऊ डोमार सिंह और लगभग 500 माल गुजार, ये इतने लोग छत्तीसगढ़ से पहुंचते हैं उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। इसके अलावा भी और लोग हैं, माधवराव सप्रे, घनश्याम सिंह गुप्त है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, सब लोग जाते हैं। तो ये पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा, बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इतने लोग गए थे कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भाग लेने के लिए। अब नागपुर अधिवेशन में कुछ कार्यक्रम तय हो जाते हैं कि असहयोग आंदोलन में ये कार्यक्रम होंगे, जैसे कि अगर हम देखें खादी वस्तुओं का प्रयोग यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, मद्य निषेध कार्यक्रम, ठीक है, उसके अलावा वकालत का त्याग, उपाधि का त्याग, ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना, चुनावों का बहिष्कार, ये सब कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं जो तय होते हैं। तो हम एक एक कार्यक्रम को यहाँ पर लाइन वाइज पढ़ेंगे, क्रम से पढ़ेंगे और यहाँ पर ये देखेंगे कौन से कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति ने हिस्सा लिया था। तो सबसे पहले उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बता दे रहा हूं, क्योंकि आगे चलकर हम डायरेक्ट बुक में पढ़ते हैं महाकौशल समिति, तो वो क्या है क्या नहीं वो हम देख लेते हैं। यहीं पर क्या होता है कि यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से यह तय किया जाता है नागपुर अधिवेशन में कि जो मध्य प्रांत है वो काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है, और मध्य प्रांत में अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रांत में नागपुर का क्षेत्र आ रहा था, नागपुर में मराठी भाषी, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आते हैं, यहाँ हिंदी भाषी थे, ठीक है, एमपी का कुछ पार्ट आ रहा था, वहां पे जो है अलग भाषा के लोग रहते, कोई बघेली था, तो अलग अलग भाषा का पार्ट बटा हुआ था। तो इसी के लिए यहाँ पर यह तय किया गया कि हम जो है मध्य प्रांत को 3 भागों में भाषा के आधार पर बांट देते हैं और हर प्रांत की एक कांग्रेस समिति बना देते हैं, ठीक है, ताकि उस जो समिति, जैसे कोई भी समिति बनेगी, जैसे मराठी भाषा क्षेत्र के लिए समिति बनेगी तो उसमें मराठी भाषा नेताओं को शामिल किया जाएगा, वो जाकर मराठी में भाषण देंगे, ठीक है, और जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वह हिंदी भाषी लोग ही जाकर अधिवेशन में शामिल होंगे उसके। तो इस तरीके से जो है मध्य प्रांत की कांग्रेस कमेटी को अब 3 भागों में 3 भागों में बांट दिया गया उनकी भाषा के आधार पर। पहला भाग था विदर्भ प्रांतीय समिति। विदर्भ प्रांतीय समिति जो है वो बरार के क्षेत्र में थी, ठीक है, विदर्भ प्रांतीय समिति। सेकंड थी महाकौशल समिति। महाकौशल समिति मध्य प्रदेश का उस समय वो भाग जो कि हिंदी भाषा में बात करता था, वहां के लिए बनाई गई महाकौशल समिति, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था पहले, तो और वहां पर छत्तीसगढ़ भी हिंदी भाषी क्षेत्र था, इसी के लिए छत्तीसगढ़ शामिल हुआ महाकौशल समिति, कांग्रेस समिति के अंतर्गत। और तीसरा था नागपुर प्रांतीय समिति, जहां पर मराठी भाषा ज्यादा बोली जाती थी। तो इस तरीके से 3 मध्य प्रांत की कांग्रेस समिति को भाषा के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया। विदर्भ प्रांतीय समिति, सेकंड महाकौशल प्रांतीय समिति और तीसरा नागपुर प्रांतीय समिति। तो ये कांग्रेस समिति 3 भागों में बढ़ गई और महाकौशल कांग्रेस समिति जो थी प्रांतीय समिति, उसमें उस समय टोटल 62 सदस्य शामिल थे, ठीक है, जो कांग्रेस के जो 62 सदस्य जो थे इसमें शामिल थे। और महाकौशल समिति का जो पहला सम्मेलन होता है 27 नवंबर 1921 को सागर में होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं ई राघवेंद्र राव, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से भाषा के आधार पर कांग्रेस समितियों का भी बंटवारा हो जाता है। तो महाकौशल समिति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता है और 27 नवंबर 1921 को इस समिति का पहला सम्मेलन सागर में आयोजित होता है, जिसके प्रमुख रहते हैं ई राघवेंद्र राव। अब हम वापस लौटते हैं असहयोग आंदोलन के समय ही। अब यहाँ पर असहयोग आंदोलन के जो कार्यक्रम तय होते हैं उस कार्यक्रम को हम सिलसिलेवार पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मद्य निषेध कार्यक्रम। तो मद्य निषेध कार्यक्रम जो है वो 7 फरवरी 1921 यानी शराबबंदी। तो मद्य निषेध कार्यक्रम का सबसे पहली पहल होती है 7 फरवरी 1921 को रायपुर के गांधी चौक में। रायपुर के गांधी चौक में जो है 7 फरवरी 1921 को मद्य निषेध कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा और कुतुबुद्दीन जो रहते हैं वो यहाँ पर जनता को मद्य निषेध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आप शराबबंदी कीजिए, शराब दुकानों के बाहर पिकेटिंग कीजिए, पिकेटिंग यानी धरना दीजिए, कोई लोग तो वहां पे नहीं आ रहे शराब पीने, उन्हें रोकें। तो ये सब जो है 7 फरवरी 1921 रायपुर के गांधी चौक में सभा होती है, जिसको नेतृत्व करते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा और कुतुबुद्दीन।
इस जनता को आह्वान करते हैं कि आप शराबबंदी कीजिए। इसमें महिलाएं जोर शोर से हिस्सा लेती है और अधिकतर महिलाएं इस शराब दुकान के बाहर धरना भी देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुतुबुद्दीन जब यहाँ से भाषण देकर निकलते हैं और रायपुर रेलवे स्टेशन के पास एक सभा करने जाते हैं, तो कुतुबुद्दीन को रायपुर रेलवे स्टेशन में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको जब जेल ले जाया जाता है तो जो पुलिस के ऊपर जो आम जनता रहती है वहां पर पत्थरबाजी करती है कुतुबुद्दीन को वहां से निकालने के लिए कि आप गलत कर रहे हैं। पुलिस को ये दिखाने के लिए उनके ऊपर पत्थरबाजी करते हैं। तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन रायपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर तय किया जाता है कोई भी व्यापारी जो है वो जो है मुख्य रूप से शराब नहीं बेचेगा। तो अधिकतर जो है शराब दुकानें बंद हो जाती है और कोई भी ब्रिटिश सरकार कोशिश करती है टेंडर निकालने की कि कोई तो शराब दुकानों का टेंडर ले, कोई अफीम की दुकानों का टेंडर ले। ठीक है, इसके लिए ब्रिटिश सरकार जो है समय समय पर टेंडर निकालती है, लेकिन कोई भी इन दुकानों को लेता नहीं है। तो ब्रिटिश सरकार यहाँ पर तय करती है कि वो जो है फरवरी 1921 धमतरी में गट्टा सिल्ली के जंगल में, धमतरी के गट्टा सिल्ली के जंगल में जाकर वो सूचना केवल जो ठेकेदार रहते हैं, जो शराब का ठेका लेते हैं, उनको सूचना देते हैं कि हम जो है शराब का ठेका बेच रहे हैं, आप इस जंगल में आ जाओ, हम यहीं पर आपको टेंडर का पत्र सौंप देंगे। तो वहां पर एक मीटिंग लगाई जाती है कि वहां पर नीलामी की जाएगी कि जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको शराब दुकानों का टेंडर दे दिया जाएगा। तो गट्टा सिल्ली में ये फरवरी 1921 धमतरी में डिसाइड होता है कि हम टेंडर देंगे। तो जंगलों के अंदर जाकर टेंडर देने की योजना बनाते हैं, लेकिन इसकी सूचना लग जाती है नारायण राव मेघावाले को। तो नारायण राव मेघावाले जो रहते हैं वो गवर्नमेंट के अधिकारियों के पहुंचने के पहले ही उस जंगल में पहुंच जाते हैं और जितने भी ठेकेदार रहते हैं उनको राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताते हैं कि आपको शराब दुकानों का ठेका नहीं लेना है। तो वो भी जब ब्रिटिश अधिकारी आते हैं तो ये भी जो टेंडर लेने वाले वहां पर जो ठेकेदार थे उन्होंने वो भी टेंडर लेने से मना कर देते हैं। तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार जो है पूर्ण रूप से विफल हो जाती है कि वो टेंडर दे ही नहीं पाती। फिर ब्रिटिश सरकार तय करती है कि एक आदमी को कहीं से पकड़ कर लाती है कि आप जो है इस जंगल के बीच एक झोपड़ी लगाओ और यहीं पर शराब को बेचो, शराब बनाओ भी, आप बेचो भी। लेकिन कुछ दिन तक वो दुकान चलती, लेकिन कोई खरीदने ही नहीं आता शराब, तो वो दुकान भी बंद हो जाती है। यहाँ पर धमतरी में जो रहते हैं एक महत्वपूर्ण घटना होती है कि जो कलार जाति के लोग रहते हैं वो इस राष्ट्रीय आंदोलन के महत्व को समझते हैं और वो यहाँ पर एक प्रण लेते हैं कि हम जो है देशभक्ति में प्रण लेते हैं कि हम जो है वो मुख्य रूप से जो कलार जाति के लोग तो शराब बनाने का काम करते थे और बेचने का भी। तो यहाँ पर प्रण लेते हैं कि हम ना तो शराब बनाएंगे और ना तो बेचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कलार जाति के लोग जो है इस व्यवस्था को त्याग देते हैं, यानी जो मद्य बनाने की व्यवस्था को त्याग देते हैं, शराब बनाने। इसके अलावा जो है बिलासपुर में हीरालाल कलार की दुकान के बाहर भी पिकेटिंग की जाती है, धरना दिया जाता है। इसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं। हीरालाल कलार गवर्नमेंट से वहां पर, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से महिलाएं भाग लेती हैं, तो हीरालाल कलार जो रहते हैं वो गवर्नमेंट से पत्र लिखने की यहाँ धरना दे रहे हैं, उसको हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वापस वहां पे धरना दिया जाता है। अंत में हीरालाल कलार की दुकान थोड़े दिन के लिए बंद हो जाती है, कोई भी शराब बिक्री नहीं होती। अगला हम देखते हैं कि वकालत का त्याग, कौन कौन व्यक्तियों ने वकालत का त्याग किया। तो सबसे पहले वकालत का त्याग किया बिलासपुर से बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, एन.आर. खान खोजे, डी.के. मेहता। बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, एन.आर. खान खोजे, डी.के. मेहता। अगला है रायपुर से किसने किसने त्याग दिया वकालत का, रविशंकर शुक्ल, यादवराव देशमुख, रामदयाल तिवारी। रविशंकर शुक्ल, यादवराव देशमुख, रामदयाल तिवारी। दुर्ग से वकालत का त्याग घनश्याम सिंह गुप्त और रत्नाकर झा, घनश्याम सिंह गुप्त और रत्नाकर झा। राजनांदगांव से वकालत का त्याग ठाकुर प्यारेलाल सिंह और बलदेव प्रसाद मिश्र, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र। छुई खदान से गोवर्धन लाल श्रीवास्तव और धमतरी से राम नारायण तिवारी। ठीक है, छुई खदान से गोवर्धन लाल श्रीवास्तव और धमतरी से राम नारायण तिवारी। अब देखिए इसमें भी मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास जो हिंदी ग्रंथ अकेडमी की राम कुमार बिहार की बुक है उसमें ये सब नाम दिए हुए हैं, लेकिन मैंने जो थीसिस पेपर देखा और जो ठाकुर प्यारेलाल के ऊपर बुक लिखी गई है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह व्यक्तित्व एवं विचार, जो उनके जो है परपोते ने लिखी, आशीष सिंह ने, उन्होंने बताया है कि इस समय जो वकालत का त्याग किए थे असहयोग आंदोलन के समय केवल 2 लोगों ने किया था, एक थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह और एक थे राम नारायण तिवारी। और थीसिस पेपर में भी यही बताया गया है कि 2 ही लोगों ने वकालत का त्याग किया था,
एक थे राम नारायण तिवारी और एक थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। लेकिन हिंदी ग्रंथ अकेडमी की अन्य बुकों में ये सब नाम भी मिलते हैं जो मैंने यहाँ पर बताया। गलती से कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन जो है असहयोग आंदोलन के समय वकालत का त्याग किया था, और इनमें से मान लीजिए जो हमने पढ़ा वो चारों नाम आ जा रहे हैं, ठीक है, और उसमें एक नाम जो है वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह का या राम नारायण तिवारी का, बाकी नाम कोई यहां से कोई और दिया। तो क्योंकि हमारे पास जो बुक है उसमें जो उसमें भी लिखा हुआ है केवल ठाकुर प्यारेलाल सिंह और राम नारायण तिवारी का नाम, तो आप वहां पर ठाकुर प्यारेलाल सिंह या राम नारायण तिवारी जो भी कोई भी एक ऑप्शन में उसको लेकर बाकी इनको सबको निग्लेक्ट करके उसको आंसर ले लेना है, ठीक है। लेकिन अगर 1 2 3 2 3 4 ऐसे वाले में है तब तो आपको सबको लेना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है आपको जो नॉर्मल मैंने नाम बताया तब भी जगह के हिसाब से याद कर लीजिए। अगर तीन चारों में से कोई एक ही को चुनने आ रहा है तो आप ठाकुर प्यारेलाल सिंह या राम नारायण तिवारी को चुनिएगा। अगला देखते हैं उपाधियों का त्याग। देखिए असहयोग आंदोलन के समय उपाधियों का त्याग किया गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार क्या करती थी कि जो भारतीय लोग थे उनको उपाधियां देती थी, राय साहब की, राय बहादुर की, खान साहब की, राव साहब की, ये सब उपाधि जो है ब्रिटिश सरकार देती थी। और उन उपाधियों के बदले जिनको उपाधि मिलती थी उनको कुछ सुविधाएं भी मिलती थी, ठीक है, टैक्स में कमी मिलती थी, ठीक है, उनको विशेष क्षेत्र मिलता था रहने के लिए, बहुत सारी वहां पे उपाधियों के साथ जो है बहुत सी चीजें उनको मिलती थी। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता था जो उपाधि लेकर रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के जो है ब्रिटिश सरकार सोचती थी कि वो हमारे राजभक्त हैं, ठीक है, वो हमारे विरुद्ध नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे अंग्रेजों को झटका देने का काम किया गया उपाधियों का त्याग, यानी ब्रिटिश सरकार जो भी उपाधि हमको दी थी हम सबको त्याग दी, हम केवल भारतीय हैं और हम अपनी देशभक्ति में ही ये काम करेंगे, हम अंग्रेजों के चमचे बनकर नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर उपाधियों का त्याग हुआ। तो जो राय साहब की उपाधि जो है किसने त्यागी थी? वामन राव लाखे ने, बैरिस्टर कल्याण जी ने, मुरार जी ने, सेठ गोपी किशन। फिर से बोल रहा हूं, वामन राव लाखे, बैरिस्टर कल्याण जी, मुरार जी और सेठ गोपी किशन, इन्होंने राय साहब की उपाधि त्यागी थी। जिस दिन वामन राव लाखे ने राय साहब की उपाधि त्यागी उसी दिन रायपुर में जो है शाम को एक सभा होती है। उस सभा में जो है जनता को पता चलता है कि राय साहब की उपाधि वामन राव लाखे ने त्याग दी है, तो जनता उनको प्रसन्न होकर लोकप्रिय की उपाधि देती है। तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, लोकप्रिय की उपाधि किसको मिली थी? वामन राव लाखे को मिली थी, क्योंकि उन्होंने जो है राय साहब की उपाधि त्यागी थी। राय बहादुर की उपाधि त्यागने वाले थे नगेंद्र नाथ डे। नगेंद्र नाथ डे ने राय बहादुर की उपाधि त्यागी थी। खान साहब की उपाधि त्यागी थी काजी शेर खान ने। काजी शेर खान खान साहब की उपाधि त्यागी थी। अगला कार्यक्रम हम यहाँ पर एक चीज और बता दूं, इस समय सबको पता था कि असहयोग आंदोलन में ये सब चरण होने वाले हैं। सबको ये भी शक था कि ब्रिटिश सरकार आंदोलन को दबाने के लिए क्रूर नीति अपनाएगी, और गांधी जी का मेन मकसद था कि हम अहिंसा का सहारा लेंगे, हम कोई भी हिंसा नहीं करने वाले। तो ब्रिटिश सरकार अगर किसी व्यक्ति को मार रही है तो वो पलटकर पुलिस के ऊपर आक्रमण ना करे, या वो पलटकर जो है ब्रिटिश सरकार के किसी अधिकारी को मारने की कोशिश ना करे, यानी किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। इसके लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सत्याग्रहियों को तैयार करने के लिए सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जिसको असहयोग आश्रम के नाम से भी जाना जाता था। तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 7 फरवरी 1921 को रायपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने की, और इस आश्रम में 83 युवकों ने प्रवेश लिया। तो इस युवकों ने जो यहाँ पर प्रवेश लिया था तो वो ये युवक जो थे जैसे शोभाराम देवांगन, विश्वंभर पटेल, ठीक है, ये सब जो युवक थे आगे चलकर धमतरी में सिहावा जंगल सत्याग्रह में भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आश्रम में उनको यही सिखाया जाता था कि अगर आपको जितना भी कोई भी प्रताड़ित करे ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों द्वारा, आप उन पर पलटवार कुछ नहीं करेंगे, हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। तो यहाँ उनको एक ट्रेनिंग देने के लिए सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 7 फरवरी 1921 को रायपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा की जाती है, जिसको असहयोग आश्रम के नाम से भी जाना जाता था। अगला देखते हैं जो कार्यक्रम था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार बोल लीजिए या स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग बोल लीजिए, बात एक ही है। तो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए क्या होता है? 1 अगस्त 1921 को रायपुर में स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार के लिए एक रैली निकाली जाती है, एक जुलूस निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1 अगस्त 1921 को रायपुर में स्वदेशी प्रचार जुलूस निकलता है। इस जुलूस में जो है 2 व्यक्ति का नाम प्रमुख रूप से सामने आता है, प्रभुलाल काबरा और रत्नाकर झा। तो
तो ये जो जुलूस निकलता है स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार के लिए, तो इस जुलूस में प्रभुलाल काबरा और रत्नाकर झा ऐसे रहते हैं, वो जो स्वदेशी का प्रचार करने के लिए जो उनकी वाइफ की, उनकी पत्नियों की जो विदेशी महंगी साड़ियां रहती है, वो इस जुलूस के सामने वो जला देते हैं। तो प्रभुलाल काबरा और रत्नाकर झा, जिन्होंने अपने वाइफ की जो साड़ियां थी, विदेशी साड़ियां, उनको जहां पर जला देते हैं या विदेशी कपड़ों को जला देते हैं इस जुलूस के सामने। क्लियर है। 1921 में जो है, 21 में इसी समय रायपुर जिला कांग्रेस जो बना, रायपुर जिला कांग्रेस समिति जो रहती है, वो जो है 450 चरखों का वितरण करती निःशुल्क। ठीक है। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी जो है इस समय जो है स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार के लिए, खादी वस्त्रों के प्रचार के लिए 450 जो है चरखों को निःशुल्क वितरित करती जनता के बीच, और व्यापारियों से समझौता करती है कि वो कोई भी विदेशी वस्तुओं को बेचे ना। यानी सभी व्यापारियों समझौता किया जाता है दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर के, कि कोई भी विदेशी वस्तुओं को बेचे ना। ठीक है। तो यहाँ पर रायपुर के 3 व्यापारी जो रहते हैं वो तैयार नहीं होते इस समझौते के लिए, वो विदेशी वस्तुओं को बेचना जारी रखते हैं, लेकिन उनके पास कोई खरीदने नहीं चाहता। क्लियर है। अगला जो रहता है, यहाँ पर तय किया जाता है रायपुर में कि 7 से 15 अक्टूबर 1921 को रायपुर में खादी सप्ताह मनाया जाएगा। खादी सप्ताह यानी एक मेला लगेगा रावण भाटा मैदान में रायपुर के, वहां एक मेला लगेगा। मेला में खादी वस्तुओं का प्रचार किया जाएगा, खादी वस्तुओं का स्टॉल लगेगा, वहां पर खादी वस्तुएं बेची जाएंगी। ठीक है। और वहां पे समय समय पर जो मेला लगेगा, वहां पर जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के पर्चे बांटे जाएंगे, बैनर लगेंगे। ये सब तय होता है 7 से 15 अक्टूबर 1921 खादी सप्ताह के समय। तो यहाँ पर 11 अक्टूबर 1921 को दशहरे का दिन रहता है। तो 11 अक्टूबर 1921 को इस जो खादी सप्ताह का आयोजन होता है रावण भाटा मैदान में, वहां रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है, और उस रावण दहन के कार्यक्रम में रावण के साथ जो है विदेशी वस्तुओं को भी जला दिया जाता है। ठीक है। तो ये हुआ था 11 अक्टूबर 1921 दशहरे के दिन। 13 अक्टूबर 1921 को जो खादी सप्ताह मनाया जा रहा है, वहां पर तय किया जाता है कि केवल महिलाओं को इस मैदान में प्रवेश दिया जाएगा, और जो खादी सप्ताह में वहां पे खादी के स्टॉल लगाएंगे वो भी केवल महिलाएं ही होंगी। तो 13 अक्टूबर 1921 को केवल महिलाओं के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है खादी सप्ताह के अंतर्गत, और इस महिलाओं की जो प्रदर्शनी रहती है उसका संचालन करने का जिम्मेदारी सौंपी जाती है अंजुमन बेगम को। तो अंजुमन बेगम जो रहती है वो इस महिलाओं की जो खादी सप्ताह के अंतर्गत प्रदर्शनी हो रही है उसका नेतृत्व करती है, और यह संचालन का पूरा काम अंजुमन बेगम के पास रहता है। पेपर में आयोग का क्वेश्चन है कि खादी सप्ताह के अंतर्गत 13 अक्टूबर 1921 जो महिलाओं की प्रदर्शनी हुई थी उसका संचालन किसने किया था? तो अंजुमन बेगम ने किया था। तो अब यहां तक जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। खादी वाले में अभी और चीजें भी बचा हुआ है, बिलासपुर में क्या हुआ था, ठीक है, धमतरी में क्या हुआ था, उसको अब हम कवर करेंगे। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, उससे पहले आप एक चीज और ऐड कर लीजिएगा। जो हमने सत्याग्रह आश्रम लिखा था, सुंदरलाल शर्मा ने स्थापित किया, तो उनका सहयोग किया था संत भगवान दीन ने। ठीक है, भगवान दीन। ठीक है, तो भगवान दीन का भी नाम जो है आप ऐड कर लीजिएगा, जिसमें सत्याग्रह आश्रम की स्थापना में इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, भगवान दीन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और अब हम ये देखते हैं कि जो खादी वाला हम पढ़ रहे थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, तो उसमें जो है 1921 में ही बिलासपुर में एक जुलूस निकाला जाता है स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के बढ़ावा देने के लिए। तो स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 1921 बिलासपुर में एक जुलूस निकलता है। ये जुलूस जो रहता है बद्रीनाथ साव के घर मकान से निकलता है, और फिर जो है वहां पर ये जुलूस में मुख्य रूप से जो है खादी वस्तुओं के प्रचार का मुख्य रूप से इसका उद्देश्य जो रहता है खादी वस्तुओं के प्रचार को बढ़ावा देना रहता है। ठीक है, तो बस आपको याद रखना कि एक जुलूस निकला था 1921 में खादी वस्तुओं के प्रचार के लिए बिलासपुर में। यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो जुलूस रहता है वहां पर 2000 चरखों का भी वितरण किया जाता है। जुलूस में जितने लोग शामिल रहते हैं, तो बिलासपुर में 2000 चरखों का वितरण किया जाता है। जो जिस वितरण में जो प्रमुख भूमिका निभाते मनोहर लाल शुक्ल, गजाधर साव, बाबा पुरुषोत्तम दास, और भी बहुत लोग हैं, लेकिन जो हम कुछ लोगों का ही नाम यहाँ पर लिख रहे हैं।
तो ये नाम है मनोहर लाल शुक्ल, गजाधर साहू और बाबा पुरुषोत्तम दास। इनके द्वारा जो है यहाँ पर चरखा का वितरण भी किया जाता है। इसके अलावा जो है खादी प्रचार जो करते हैं, यानी इसके अलावा जो जुलूस के अलावा भी बिलासपुर में खादी प्रचार का काम हो रहा था, तो खादी के प्रचार के लिए जो प्रमुख भूमिका निभाते हैं उनका नाम है सर्वदत्त वाजपेयी और अमर सिंह सहगल। सर्वदत्त वाजपेयी और अमर सिंह सहगल जो है वो खादी का प्रचार भी करते हैं बिलासपुर में। इसके अलावा जो है यहाँ पर खादी वस्तुओं को बेचने के लिए खादी भंडार व खादी दुकानों की स्थापना भी की जाती है। तो खादी भंडार की स्थापना करते हैं देवता दिन तिवारी। देवता दिन तिवारी जो रहते हैं वो खादी भंडार की स्थापना करते हैं। और खादी दुकान की स्थापना करते हैं जमुना प्रसाद वर्मा और कैलाश सक्सेना। कैलाश सक्सेना और जमुना प्रसाद वर्मा जो है वो खादी दुकान की स्थापना करते हैं। यहाँ पर भंडार और दुकान एक ही है, इसको हमने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि जो जमुना प्रसाद वर्मा और कैलाश सक्सेना की जो दुकानें थी खादी दुकान, वहां पर जो है चरखों का मरम्मत भी किया जाता था, यानी चरखों को सुधारने का भी काम होता था। इसी के लिए हमने भंडार और दुकान को अलग अलग लिखा है। क्लियर है। इसके अलावा जो है धमतरी में छोटेलाल श्रीवास्तव ने भी 1921 में खादी वस्त्र भंडार खोला था, या खादी उत्पादन केंद्र उसको बोलते थे, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। उन्होंने अपने मकान में जो है इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो धमतरी के आसपास की बुजुर्ग महिलाएं थी वो इस खादी उत्पादन केंद्र में आती थी और सूत काटने का काम करती थी। ठीक है, तो धमतरी में छोटेलाल श्रीवास्तव ने खादी वस्त्र उत्पादन केंद्र की स्थापना की थी। तो ये हो गया हमारा खादी वस्त्र से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब हम देखते हैं जो असहयोग आंदोलन का अगला कार्यक्रम था वो था राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना। तो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले रायपुर में होती है। ये स्थापना होती है 5 फरवरी 1921 को। तो 5 फरवरी 1921 को माधव और सप्रे द्वारा जो है एक जनसभा का आयोजन किया जाता है, और उस जनसभा के द्वारा जो है 10,000 रुपए माधव और सप्रे प्राप्त करते हैं। और इस 10,000 रुपए जो जनसभा से प्राप्त करते हैं उसी से वो जो है राष्ट्रीय विद्यालय के जो कार्य संचालन के लिए जो पैसों की आवश्यकता थी वो इससे पूर्ति करते हैं। क्लियर है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि रायपुर में 5 फरवरी 1921 को जो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी, जिसमें 5 फरवरी 1921 को जो है माधव और सप्रे जनसभा को संबोधित करके जो है 10,000 रुपए एकत्रित करते हैं। इस राष्ट्रीय विद्यालय में 240 विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जहां पे राष्ट्रीय विद्यालय खुलता है उस राष्ट्रीय विद्यालय के लिए भवन जो देते हैं वो सेठ गोपी किशन, बाल किशन और राम किशन। सेठ गोपी किशन, सेठ बाल किशन और सेठ राम किशन जो है वो अपने एक भूमि संपत्ति जो रहती है उनकी बिल्डिंग, वो भवन जो है एक बड़ा सा भवन रहता है वो दे देते हैं माधव और सप्रे को चलाने के लिए राष्ट्रीय विद्यालय। क्लियर है। इस राष्ट्रीय विद्यालय की संचालन समिति के जो प्रमुख रहते हैं वो रहते हैं वामन राव लाखे। संयोजक रहते हैं, उनका नाम है महंत लक्ष्मी नारायण दास और मुख्य रूप से नंद कुमार दानी। ठीक है, तो संचालक समिति के प्रमुख वामन राव लाखे, संयोजक महंत लक्ष्मी नारायण दास और नंद कुमार दानी, और प्रधान अध्यापक का काम करते हैं राम नारायण तिवारी। ये राम नारायण तिवारी वही है जो धमतरी में उन्होंने वकालत का त्याग किया था, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, तो प्रधान अध्यापक का काम करते थे राम नारायण तिवारी। यहाँ पर जो है एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो यहाँ पे रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय सबसे पहले बन रहा है 5 फरवरी 1921 को, तो यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है अपने बेटे और अपने पोते दोनों का एडमिशन कराते हैं। उनके बेटे रहते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा के विद्याभूषण शर्मा, इनका एडमिशन कराया जाता है इस विद्यालय में। और जो पंडित सुंदरलाल शर्मा के एक बेटे रहते हैं जिनका नाम रहता है नीलमणि शर्मा, नीलमणि शर्मा के जो बेटे रहते हैं जिनका नाम रहता है चंद्रशेखर शर्मा, उनका भी एडमिशन यहाँ पर कराया जाता है। यानी पंडित सुंदरलाल शर्मा के बेटे और उनके बेटे के बेटे, दूसरे जो उनके बड़े बेटे रहते नीलमणि शर्मा, उनके बेटे चंद्रशेखर शर्मा जो है उनका भी एडमिशन इस राष्ट्रीय विद्यालय में कराया जाता है। तो राष्ट्रीय विद्यालय में केवल शिक्षा का कार्य नहीं किया जाता था, बल्कि वहां जो छात्र एडमिशन लेते थे उनको रोजगार उन्मुखी कार्य भी सिखाए जाते थे, जैसे बढ़ई का कार्य, लोहार का कार्य, ये सब भी जो है उनको वहां पर सिखाया जाता था, ताकि वो जो है ब्रिटिश सरकार के सामने रोजगार के लिए हाथ ना फैलाए, वो अपने आप में जो है सक्षम बने और उसका कमाई करे। क्लियर है। तो ये था हमारा रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय। अगला हम देखते हैं धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना। धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी जुलाई 1921 को।
यहाँ पर जो एक्चुअल में जो है धमतरी में केवल एक ही स्कूल था उस समय वर्तमान में। तो जो वहां के छात्र थे वो दबाव बना रहे थे धमतरी तहसील कांग्रेस समिति से कि आप जो है यहाँ पर भी राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कीजिए। लेकिन धमतरी तहसील में जो है राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना जब नहीं हो रही थी, तब बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने स्वयं के पैसे से जो है अपने ही मकान पर एक राष्ट्रीय विद्यालय खोला, जहां पर जो है 5वीं से लेकर मैट्रिक की शिक्षा दी जाती थी। तो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना जुलाई 1921 में छोटेलाल श्रीवास्तव ने धमतरी में की थी, अपने ही मकान पर। ठीक है, तो यहाँ पे 5वीं से लेकर मैट्रिक तक की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर प्रधान अध्यापक का जो काम कर रहे थे उनका नाम था अजीजुर रहमान। जो प्रधान अध्यापक थे अजीजुर रहमान, और अध्यापक का काम कर रहे थे बिसाहू राव बाबत, या कहीं कहीं पे बिसाहू राव या बिसाहू राव बाबर भी लिखा रहता है, लेकिन वो है बिसाहू राव बाबत, कहीं कहीं पे बिसाहू साव बाबत भी लिखा है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, इनका नाम हम इसलिए पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी और भी शिक्षक थे, लेकिन इनका नाम यहाँ इसलिए पढ़ रहे क्योंकि इन्होंने अपनी जो अध्यापक का कार्य किया था उसमें 9 महीने तक कोई भी वेतन नहीं लिया था, यानी बिना वेतन के 9 महीने तक अध्यापन का कार्य करवाए थे बिसाहू राव बाबत ने। इसके अलावा जो है इस राष्ट्रीय विद्यालय में जो भी यहाँ पर पढ़ाने आता था उसको अध्यापक का खर्चा जो था पूरा बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा ही वहन किया जाता था। ठीक है, तो ये पूरा कार्य बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने यहाँ पर किया है। अगला हम देखते हैं राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना। आपको ये जानकर एक हैरानी होगी कि जब असहयोग आंदोलन के समय सब जगह 1921 में जो है राष्ट्रीय विद्यालय बना जा रहा है, राजनांदगांव में 1920 में ही राष्ट्रीय विद्यालय बन गया था। जब असहयोग आंदोलन चालू हुआ तो उसके बाद जो है फिर से उसका पुनर्गठित करके राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई। लेकिन अगर पेपर में पूछा जाता आपसे कि सबसे पहले राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई, तब आपको आंसर रायपुर ही लेना है, राजनांदगांव नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि असहयोग आंदोलन के समय यहाँ पे राष्ट्रीय विद्यालय को पुनर्गठित किया गया था और फिर वो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना जुलाई अगस्त के आसपास हुई थी। इसी के लिए आपको इसका आंसर ये राजनांदगांव नहीं लेना है। ठीक है, तो राजनांदगांव में राष्ट्रीय शिक्षण समिति बनाई गई। राष्ट्रीय शिक्षण समिति के जो अध्यक्ष थे वो शिवदास डागा को बनाया गया। यहाँ पर जो है 1921 में जो है राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई, जिसमें प्रमुख थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र, ठाकुर पन्नालाल सिंह, बंसीलाल और पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र, ठाकुर पन्नालाल सिंह, बंसीलाल, पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी। ठीक है, तो राजनांदगांव में भी 1921 में राष्ट्रीय विद्यालय बनाया गया। बिलासपुर में भी 1921 में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। इस राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कलकत्ता होटल में की गई थी 1921 में। इसका महीना क्या है वो स्पष्ट नहीं है कि किस महीने में हुई थी, 1921 ही मिलता है। तो कलकत्ता होटल में इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक थे शिव दुलारे मिश्र और बद्रीनाथ साव। शिव दुलारे मिश्र और बद्रीनाथ साव जो थे इसके संस्थापक थे, और यहाँ पे अध्यापन का कार्य करते थे यदुनंदन श्रीवास्तव, जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान अपने सरकारी पद का त्याग करके आते हैं। तो यदुनंदन श्रीवास्तव यहाँ अध्यापक का काम कर रहे थे, और इसके अलावा 3 लोग और थे जो अध्यापन का कार्य यहाँ पर करते थे। यहाँ पर एक्चुअल में एक राष्ट्रीय स्तर के नेता सुंदर भंडारी, जिनका नाम रहता है सुंदर सिंह भंडारी, वो जो है उनकी मीटिंग, मतलब उनका एक मीटिंग होती, सभा होती है नॉर्मल स्कूल में। तो नॉर्मल स्कूल में सुंदर सिंह जो भंडारी है उन्होंने अपने वक्तव्य जब देते हैं, भाषण देते हैं, तो नॉर्मल स्कूल के जो लगभग 150 विद्यार्थी जो रहते हैं वो अपने नॉर्मल स्कूल अंग्रेजी मीडियम का जो स्कूल रहता है उसको छोड़कर राष्ट्रीय विद्यालय में एडमिशन ले लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने 4 जगह राष्ट्रीय विद्यालय पढ़ा। रायपुर में माधवराव सप्रे प्रमुख, धमतरी में छोटेलाल श्रीवास्तव, राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बाकी नाम भी है, और बिलासपुर में शिव दुलारे मिश्र या बद्रीनाथ साव, इनके द्वारा राष्ट्रीय विद्यालय बनाया गया। अब देखें यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राष्ट्रीय विद्यालय तो बनाया गया, हर राष्ट्रीय विद्यालय में अलग अलग चीज की तो शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो उनको सभी राष्ट्रीय विद्यालय में एक ही शिक्षण कार्य हो, एक ही टाइप की शिक्षा सभी स्टूडेंट को मिले, इसलिए जो है उनका पाठ्यक्रम भी तो तय किया जाएगा कि कौन राष्ट्रीय विद्यालय में किस, जैसे हम अभी पढ़ते हैं 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, सब में आपका पाठ्यक्रम तय रहता है कि आपको ये पढ़ना है, और जो नियंत्रित करता है सीजी बोर्ड करता है, सीजीपीएससी जिसको बोलते हैं। वैसे ही जो है यहाँ पर भी सभी राष्ट्रीय विद्यालयों में एक ही तरह का शिक्षा दी जाए, उनका पाठ्यक्रम तय करने के लिए जो है वो जबलपुर में जो है शिक्षा मंडल बनाया गया। ठीक है, जबलपुर में शिक्षा मंडल बनाया गया। इस समय जो मध्य प्रांत में जितने भी, मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो महाकौशल कांग्रेस समिति जो थी
वो उसका शिक्षा मंडल जबलपुर में था। तो वो महाकौशल कांग्रेस समिति जिसका शिक्षा मंडल जबलपुर में था, वो महाकौशल के अंतर्गत यानी छत्तीसगढ़ एमपी वाला जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसके अंतर्गत जितने राष्ट्रीय विद्यालय बनाए गए उसका पाठ्यक्रम तय करने का काम शिक्षा मंडल जबलपुर का था। और इस शिक्षा मंडल जबलपुर में जो सदस्य के रूप में शामिल हुए थे उनका नाम था ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल। तो बैरिस्टर छेदीलाल और ई राघवेंद्र राव शिक्षा मंडल जबलपुर के सदस्य थे। अगला हम देखते हैं राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना। तो यहाँ पर मुख्य रूप से असहयोग आंदोलन का एक कार्यक्रम था न्यायालय का बहिष्कार करना। तो न्यायालय का बहिष्कार करेंगे तो कोई जो दिक्कतें आएंगी, जो मतभेद हैं, उसका सॉल्यूशन कहाँ किया जाएगा, तो उसके लिए राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की गई। और यह बोला गया कि हम अपने मतभेदों को लेकर अंग्रेजों के पास क्यों जाए या अंग्रेजी जुडिशियरी के पास क्यों जाए, हम अपने मतभेदों का जो उपाय है वो हम खुद करेंगे। तो इसके लिए राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की गई रायपुर में 4 मार्च 1921 को। 4 मार्च 1921 को रायपुर में जो है राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की गई। और इस पंचायत समिति के जो प्रमुख थे या पंचायत समिति के जो मंत्री थे उनका नाम था सेठ जसकरण डागा। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सेठ जसकरण डागा इस पंचायत समिति के प्रमुख थे। तो 4 मार्च 1921 से लेकर 15 अक्टूबर 1921 तक इस पंचायत के पास टोटल 85 मुकदमे दर्ज किए गए। ठीक है, जिसमें कुछ आपसी सहमति से सुलझा लिया गया, कुछ का निर्णय जसकरण डागा के द्वारा दिया गया। तो यह था राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। अगला हम देखते हैं काउंसिल का परित्याग। तो काउंसिल का परित्याग यानी इस समय जो रायपुर की जिला काउंसिल थी उसका भी चुनाव हो रहा था, कोई उस पर चुना नहीं जा रहा था। तो इसी के मतलब चुनाव का बहिष्कार ही कर दिया गया था रायपुर की जिला काउंसिल का। यहां पर जो है इस समय विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, जो मध्य प्रांत की विधानसभा है। तो उसमें जो है यहाँ पर जो रायपुर के प्रतिनिधि रहते हैं जो मध्य प्रांत में उस समय, बैरिस्टर कल्याण जी मोरारजी ठक्कर, बैरिस्टर कल्याण जी मोरारजी ठक्कर जो है वो चुनाव का जो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद जो है चुनाव होने वाला रहता है तो चुनाव का भी बहिष्कार कर देते हैं बैरिस्टर कल्याण जी मोरारजी ठक्कर। फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है दिसंबर में फिर से 1921 में चुनाव कराए जाते हैं। तो इसमें जो है चुनाव का बहिष्कार असहयोग आंदोलन का एक निर्णय रहता है, लेकिन कुछ लोग जो है इस चुनाव को लड़ने की इच्छा जताते हैं। तो उसके बाद जो है रायपुर से जो जीत कर आते हैं, रायपुर बलौदा बाजार क्षेत्र से, उनका नाम रहता है फगुआ रोहित दास। फगुआ रोहित दास जो है यहाँ पर अपना बताते हैं कि वो ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। वो कारण ये बताते हैं कि उन्होंने जो है अपने पक्ष में जो है बहुत सारे पर्चे छपवाए हैं, उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, उसको बंटवाए हैं, इसी के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक्चुअल में जब मतदान होता है तो इस मतदान को देने के लिए बहुत कम लोग वहां पे वोटिंग करने जाते हैं, क्योंकि असहयोग आंदोलन में चुनाव का बहिष्कार रहता है। तो उस कम वोटिंग में भी जो है फगुआ रोहित दास जो है वो रायपुर बलौदा बाजार क्षेत्र से जीत जाते हैं। ठीक है, और ये जो है पहुंच जाते हैं विधानमंडल में। ठीक है, आगे चलकर ये भी जो है इस्तीफा दे देते हैं। इसके अलावा धमतरी महासमुंद क्षेत्र से है जो है बाजीराव कृदत्त धमतरी महासमुंद क्षेत्र से जो है वो विधानमंडल का चुनाव जीतते हैं। लेकिन बाद में ये खुद बाजीराव कृदत्त वहां से इस्तीफा दे देते हैं असहयोग आंदोलन के समर्थन में। तो बाजीराव कृदत्त जब इस्तीफा देते हैं तो फिर से वहां चुनाव करवाया जाता है, लेकिन वहां पे चुनाव कोई नहीं हो पाता, मतलब कोई खड़ा ही नहीं होता चुनाव के लिए। तो बाजीराव कृदत्त जो थे वो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे धमतरी क्षेत्र से, जबकि फगुआ रोहित दास जो है वो जीत कर आए थे रायपुर बलौदा बाजार क्षेत्र से। दोनों ने बाद में इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद फिर से चुनाव कंडक्ट कराया गया, लेकिन कोई चुनाव में खड़ा ही नहीं हुआ। अगला हम देखते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान गोवध निषेध और अछूतोद्धार का भी कार्यक्रम चलाया गया। तो यहाँ पर 1921 में जो है महंत नैनदास के द्वारा गोवध निषेध कार्यक्रम चलाया गया। हमने पहले भी पढ़ा है महंत नैनदास का नाम, जो कि गोवध निषेध कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए थे। ठीक है, तो यहाँ फिर बलौदा बाजार क्षेत्र के अंतर्गत जो है कसाई खाने बंद हो गए थे। तो यहाँ फिर से गोवध निषेध कार्यक्रम जो है महंत नैनदास के द्वारा जो है चलाया जाता है। महंत नैनदास जो थे वो सतनामी पंथ के गुरु थे, उनके द्वारा 1921 में गोवध निषेध कार्यक्रम चलाया जाता है। इस कार्यक्रम में जो है वो सतनामी लोगों से ये मुख्य रूप से अपील करते हैं कि वो शराब को ना हाथ लगाए, वो गोवध या गाय की हत्या ना करे, मांसाहार का सेवन ना करे। ये सब उनके द्वारा अपील की जाती है महंत नैनदास के द्वारा। ठीक है, जो कि सतनामी पंथ के गुरु थे। इसके अलावा जो है असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर अछूतोद्धार के उद्देश्य से जो है यहाँ पर छबीराम चौबे जो रहते हैं, छबीराम चौबे, उनके द्वारा जो है यहाँ पर छुआछूत के विरुद्ध 21 दिन का उपवास रखा जाता है।
तो छबीराम चौबे राजनांदगांव में 21 दिन का उपवास करते हैं असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर अछूतोद्धार के उद्देश्य से। ठीक है, तो छुआछूत के विरोध में वो यहाँ पर 21 दिन का उपवास रखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी पद का त्याग कौन कौन किया था। तो सरकारी पद का त्याग किए थे यदुनंदन श्रीवास्तव, सोमेश्वर शुक्ल और लक्ष्मी नारायण वर्मा। सोमेश्वर शुक्ल, यदुनंदन श्रीवास्तव, लक्ष्मी नारायण वर्मा, इन्होंने सरकारी पद का त्याग किया था। अब हम देखते हैं बिलासपुर जिला परिषद अधिवेशन 12 मार्च 1921। बिलासपुर जिला परिषद का अधिवेशन होता है 12 मार्च 1921 को, जिसकी अध्यक्षता करते हैं बुरहानपुर के अब्दुल कादिर सिद्दीकी। बुरहानपुर के अब्दुल कादिर सिद्दीकी बिलासपुर जिला परिषद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। यहाँ पर इस अधिवेशन के जो सचिव बनाए जाते हैं वो है ई राघवेंद्र राव। इस अधिवेशन के सचिव ई राघवेंद्र राव रहते हैं। यह अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान भी इस अधिवेशन में शामिल होती भाग लेने के लिए। तो इस अधिवेशन में जो है अन्य लोग भी शामिल होते हैं, रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव, ठीक है, सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारलाल, ये सब भी इस अधिवेशन में शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो माखनलाल चतुर्वेदी रहते हैं वो यहाँ पर भाषण देने के लिए जब स्टेज में चढ़ते हैं तो उस भाषण के दौरान जो है वहां की बिजली चले जाती है। तो वहां पर वो भाषण देते हैं कि जिस तरीके से ये अंग्रेजी शासन की बिजली यहाँ से गुल हुई है, जल्द ही अंग्रेज भी यहाँ से गुल हो जाएंगे। उसके बाद जो है तुरंत लाइट वहां पर आ जाती है। तो वो बोलते हैं ये जो लाइट है वो है स्वतंत्रता का, आप बोल लीजिए स्वतंत्रता का उजाला है, जल्द ही हम स्वतंत्र हो जाएंगे। उसके बाद वो अपने भाषण में बताते हैं कि 1857 की क्रांति में जिस तरीके से हमारे पूर्वज लड़े हैं उस तरीके से हमको भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना है। उसके अलावा ये भी बोलते हैं कि अंग्रेज तो हमारे भारत में मुट्ठी भर है और अगर हम चाहें तो अंग्रेजों को अपने पैरों तले कुचल भी सकते हैं और मसल भी सकते हैं। तो ये जो है, इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी का जो ओजस्वी भाषण होता है उसके खिलाफ जो है उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है और माखनलाल चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लेते हैं। 16 जून 1921 को माखनलाल चतुर्वेदी को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, बिलासपुर न्यायालय में। न्यायाधीश वहां के रहते हैं पारधी। न्यायाधीश पारधी की अदालत में 16 जून 1921 को यहां पर पेश किया जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी के सम्मान के लिए वहां पर लगभग 2000 लोग मौजूद रहते हैं जो राष्ट्रीय झंडा लेकर आते हैं, वंदे मातरम गाते रहते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, जैसे ही माखनलाल चतुर्वेदी को लाया जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है पुष्पहार से उनका स्वागत करती है और उसके बाद जो है माखनलाल चतुर्वेदी को न्यायाधीश पारधी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ये सुनवाई लगातार 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे चलते रहती है, फिर टल के डेट मिलती है। तो 5 जुलाई 1921 को फाइनली जो है माखनलाल चतुर्वेदी को राजद्रोह का मुकदमा चलाया कर उनकी सजा तय की जाती है और उनको 8 माह की कठोर कारावास की सजा मिलती है। तो 5 जुलाई 1921 को 8 माह कठोर कारावास की सजा मिलती है माखनलाल चतुर्वेदी को। और यहाँ पर जो है इस जैसे ही सजा सुनाते हैं पारधी, न्यायाधीश पारधी के द्वारा जैसे ही सजा सुनाई जाती है तो न्यायाधीश के ही जो वहां पर प्रमुख न्यायाधीश जो है पारधी, उन्हीं के जो चपरासी रहते हैं जिनका नाम रहता है गंगाराम तिवारी, उन्हीं के चपरासी गंगाराम तिवारी उनके आदेश के विरुद्ध जो है अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो पंडित जो गंगाराम तिवारी है वो जैसी सजा सुनाई जाती है वो इस्तीफा दे देते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ जाते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर जो जब माखनलाल चतुर्वेदी जेल में रहते हैं तो बहुत सारी कविताएं भी वो लिखते रहते हैं। उनके रहते हुए जेल में जो है कुछ कैदी जो है बिलासपुर जेल की अव्यवस्था के कारण भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं। तो उनकी भूख हड़ताल किस तरीके से दंडात्मक तरीके से तुड़वाई जाती है, उनको मारा जाता है, जबरन खिलाया जाता है, वो सब भी माखनलाल चतुर्वेदी अपनी कविताओं में लिखते हैं, अपनी रचनाओं में वो बताते हैं। फाइनली जो है 14 फरवरी 1922 को, कई बुक में 18 फरवरी 1922 को लिखा है, 14 फरवरी 1922 को माखनलाल चतुर्वेदी जेल में रहते हुए, बिलासपुर जेल में रहते हुए एक कविता लिखते हैं जो कि पुष्प की अभिलाषा के नाम से जानी जाती है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा नामक कविता माखनलाल चतुर्वेदी बिलासपुर जेल में रहते हुए लिखते हैं 14 फरवरी 1922 को, कई बुक में 18 फरवरी 1922 लिखा है।
तो यहां पर फाइनली 1 मार्च 1922 जो है, 1 मार्च 1922 को माखनलाल चतुर्वेदी की सजा समाप्त हो जाती है और वो जेल से बाहर आ जाते हैं। कई बार जेल में माखनलाल चतुर्वेदी को यह भी बोला जाता है कि आप माफी मांग लो, और जो है माफी मांग लो तो उसके बाद हम आपको क्षमा देके आपको रिहा कर देंगे जेल से। लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी माफी कभी नहीं मांगते। क्लियर है? तो यहां पर माखनलाल चतुर्वेदी 1 मार्च 1922 को जेल से बाहर आते हैं। इसके अलावा जो है रतनपुर परगना कांग्रेस अधिवेशन, दिसंबर 1921 में रतनपुर परगने में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। यहाँ पर ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल और जो बिलासपुर मुंगेली के जो प्रमुख नेता रहते हैं उस अधिवेशन में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर जब ये अधिवेशन में मुख्य रूप से अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, असहयोग आंदोलन के समर्थन में नारे लगाए जाते हैं, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिए नारे लगाए जाते हैं। तो जैसे ही अधिवेशन खत्म होता है तो उस समय बिलासपुर के जिलाधीश का नाम था सोराब जी। सोराब जी जो रहते हैं वो ई राघवेंद्र राव को अपने घर बुलाते हैं और उनको ई राघवेंद्र राव को जैसे ही पूछते हैं कि रतनपुर परगने का के बारे में जब बातचीत चालू होती है तो ई राघवेंद्र राव बोलते हैं कि आप उसमें मेरे को अभियुक्त मानकर यहाँ पर बुलाए हैं, और तुरंत उठकर वहां से चले जाते हैं। तो ई राघवेंद्र राव सोराब जी के हाथ से जैसे ही निकलते हैं उसके बाद ई राघवेंद्र राव और सोराब जी की कभी भी बनती नहीं है, अनबन उनके मध्य चलते रहती है। तो आज की क्लास में हम रतनपुर परगने के कांग्रेस अधिवेशन तक के पार्ट को कवर किए हैं। इसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें हम कुछ और पार्ट कवर करेंगे, जैसे सिहावा जंगल सत्याग्रह के पार्ट को कवर करेंगे, और साथ ही साथ जो है जो असहयोग आंदोलन किस तरीके से समाप्त होता है और असहयोग आंदोलन के समाप्त के बाद कौन कौन से रायपुर में अधिवेशन होते हैं, वो पार्ट हम अगली क्लास में कवर करेंगे। साथ ही फिर स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ेंगे, तो वो पार्ट करेंगे हम अगली क्लास में। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी। फिलहाल इस क्लास में इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं हम अगली क्लास में।